अब हम 9th और 10th की जो फंडामेंटल साइंस का पार्ट, फिजिक्स का जो फंडामेंटल पार्ट है उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है मोशन, यानी गति। आखिर गति है क्या? जैसे मैं खड़ा हुआ तो क्या मैं गति कर रहा हूँ? मैं गति नहीं कर रहा, मैं रेस्ट पोजीशन यानी विराम अवस्था में हूँ। तो फिर गति हुई क्या? मैं चला, गति कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल गति कर रहा हूँ। तो पर गति की जो डेफिनेशन है वो हुई। हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये गति है। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि समय के सापेक्ष हम किसी भी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन कर दें। जैसे मैंने कहा था अभी कि मैं खड़ा हूँ, स्थिर हूँ, तो मैंने समय के साथ ही अपनी जो स्थिति थी उसको चेंज किया, विरामावस्था से, या फिर मैं जिस जगह खड़ा था वहाँ से हट के। तो समय के सापेक्ष मैंने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया और समय के सापेक्ष जो स्थिति चेंज की उसे ही गति। तो समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही गति। अब गति भी बहुत सारे प्रकार की होती है। अगर हम डायमेंशनल बेस पर आते हैं, विमीय आधार पर आते हैं, एक विमीय गति जो केवल एक अक्ष, अगर हम बात करते हैं अक्षों की, हम देखते हैं 3 अक्षों, एक्स, वाई, जेड। अगर हम इनके बारे में जानकारी करते हैं तो एक्स अक्ष ने वाई अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। अगर हम इस ग्राफ को यहाँ देखते हैं तो वाई अक्ष जेड अक्ष से क्या 90 का ग्राफ बना रहा है, क्या एक्स जेड से 90 का ग्राफ बना रहा है। एक्स और वाई के बीच भी 90 का कोण होता है, वाई और जेड के बीच भी 90 का होता है, और एक्स और जेड के बीच भी 90 का होता है। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बट यहाँ देखने में लग रहा है कि जो जेड अक्ष है वो एक्स और वाई के लंबवत नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि हम अगर एक कॉर्नर की बात कर रहे हैं, कमरे का जो कॉर्नर होता है या नीचे वाला कॉर्नर होता है, तो उसमें देखते हैं हम तीनों अक्ष आ गई, एक इधर जा रही है, एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है, तो तीनों परपेंडिकुलर हो गई। या फिर हम ऐसे कल्पना कर लें कि हमारी 2 उंगलियां ये हैं, एक्स और वाई। अगर हम इसके ऊपर कोई चौक रख देते हैं, बड़ी सी चौक रखते हैं, ये तो छोटी थी, तो बड़ी चौक रखते हैं, तो हम अब इस स्थिति को देखते हैं। तो इन अक्षों को अगर मानते हैं ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, और ये जो आपकी मध्यमा उंगली थी इसको हम जेड मानते हैं, तो हम देखते हैं कि इन्होंने एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाया। तो यहाँ स्थिति ये आती है कि हम ऐसी स्थिति तो ला नहीं सकते, इस बनाई हुई अक्ष को ऐसा खड़ा कर लें। तो आप इस तरह से समझिएगा कि हमने ये चौक लगाई है, ये आपकी जेड अक्ष है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष में 90 का कोण बनाया। तो हम बात कर रहे थे एक विमीय गति के बारे में। तो जो वस्तुएं केवल एक अक्ष पर गति करती हैं या एक सरल रेखा में गति करती हैं, चाहे वो एक्स अक्ष पर चले, चाहे वो वाई अक्ष पर चले, चाहे जेड अक्ष पर चले, किसी भी एक अक्ष पर चले तो एक विमीय गति कहलाती है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो आपने देखा होगा ट्रेन, जो भी रेलगाड़ी चलती है वो एक सरल रेखा में चलती है, पटरियां 2 हैं, तो इसका मतलब ये नहीं समझे कि अक्ष 2 हो गई, अक्ष तो एक ही है, पटरियां 2। एक्स अक्ष क्षैतिज है, एक्स अक्ष पर चाहे 3 लाइन हो चाहे 4 लाइन हो, अक्ष एक ही थी, तो उसकी गति एक विमीय गति है। या फिर आपने देखा होगा कि लड़कियां या जो भी खेल दिखाने वाले होते हैं तो एक रस्से पर चलते हैं, तो उनकी जो गति हुई वो भी एक विमीय गति हुई। या फिर किसी भी खंबे पर कोई व्यक्ति चढ़ रहा है या कोई बंदर चढ़ रहा है या कोई चींटी चढ़ रही है, तो उसकी गति भी एक विमीय गति है। एक विमीय गति का मतलब है
जब कोई वस्तु केवल एक अक्ष के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है की दिशा में, इसका मतलब हो गया एक अक्ष की दिशा में गति करती। तो एक विमीय गति कहलाती है। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, ट्रेन की गति, किसी तार पर चलती हुई चींटी की गति, या किसी खंभे पर चढ़ते हुए बंदर की गति। दूसरा होता है द्विविमीय गति, टू डायमेंशन मोशन। द्विविमीय गति में क्या होगा, नाम से ही पता पड़ रहा है कि एक विमीय गति में जब कोई वस्तु एक अक्ष के अनुदिश चली, तो द्विविमीय गति में क्या होगा, दो अक्षों के अनुदिश चलेगी। तो दो अक्षों के अनुदिश या तो एक्स और वाई के, या वाई जेड के, या जेड और एक्स के। तो डेफिनेशन क्या होगी, जब कोई वस्तु दो अक्षों के अनुदिश गति करती उसकी गति द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल, सबसे पहली बात तो यह होती है एग्जाम्पल का सिंबल देखना सभी। एग्जाम्पल का सिंबल क्या होता है, आप एक्स लिखते हैं कलर में, आप एक्स भी लिखते हैं, ये भी कलर में। जो एग्जाम्पल का सही सिंबल होता है वो ई जी। तो जो इसका उदाहरण है, आप जिस किसी मैदान में दौड़ लगा रहे हैं, गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो आपका टू डायमेंशन हो गया, उसमें लंबाई और चौड़ाई आ गई। या फिर स्टेबल की बात करते हैं, स्टेबल पर कोई भी चींटी है, वो गति कर रही है, तो आपकी एक अक्ष तो ये हो गई, इस पर जा सकती है, दूसरी अक्ष ये हो गई, अब तीसरी तो हो ही नहीं सकती। इसके ऊपर चल रही है, प्लेन पर चल रही है, किसी मैदान में चल रही है, तो वहाँ द्विविमीय गति का हो गया उदाहरण। तो उदाहरण हो गया मेज पर चलती हुई चींटी की गति। तीसरा आता है त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशन मोशन। त्रिविमीय गति नाम से इसमें भी पता पड़ रहा है, तिर उन्नीस होता है तीन। जब कोई वस्तु तीन अक्षों के अनुदिश गति, तीन अक्ष का मतलब होता है एक्स, वाई और जेड तीनों। तो डेफिनेशन हो गई, जब कोई वस्तु तीन अक्षों के अनुदिश गति, यानी एक्स, वाई, जेड तीनों इस गति करती है, तो उसकी गति त्रिविमीय गति कहलाती है। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं, तो इसका उदाहरण जमीन के अंदर तो हो नहीं सकता, जमीन की सतह पर भी नहीं होगा। जमीन की सतह पर क्यों नहीं होगा, कि जमीन की सतह से स्टेबल है। अगर मैं स्टेबल की बात करता हूँ तो इस पर केवल दो ही अक्ष आती है, तो जमीन की सतह पर भी दो ही अक्ष होंगी। ये बोर्ड देख लें आप, इसको जमीन मान लें, तो यहाँ सिर्फ दो अक्ष हैं, या तो एक्स है या इसके ऊपर वाई। तीन अक्ष कब बनेंगी, जब कोई वस्तु हवा के अंदर उड़ रही हो, तो वहां तीनों अक्ष हो गई। मेरा हाथ ये है, तो इस जगह पर तीनों अक्ष हो सकती हैं। एक अक्ष ये हो सकती है, एक चौक वाली हो सकती है, एक साइड में ले सकते हैं, इधर की तरफ ले सकते हैं या इधर की तरफ ले सकते हैं। जैसे आप देख लें, दोनों चौक, एक मेरी ये उंगली तर्जनी वाली है, तीन अक्ष होंगी। हवा में है तब ही तीन अक्ष होंगी। तो कहने का मतलब हो गया कि हवा के अंदर जितनी भी वस्तुएं रहती हैं, उन सभी की गति थ्री डायमेंशन मोशन, त्रिविमीय गति। उदाहरण, जितने भी हवाई जहाज मिलते हैं त्रिविमीय गति का उदाहरण, जितने भी पक्षी उड़ रहे हैं त्रिविमीय गति का उदाहरण। अगर कोई पतंग उड़ रही है तो वो भी त्रिविमीय गति का उदाहरण है, क्योंकि वो हवा के।
तो ये तो अक्षों के अनुरूप गति के प्रकार हो गए। अब वस्तुओं के अनुरूप भी बता दें, जैसे सरल रेखीय गति। ये एक बात करें, एक विमीय गति का उदाहरण होता है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का उदाहरण है जब कोई वस्तु सरल रेखा, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो सरल रेखीय गति। तो डेफिनेशन हो गई, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति होगी। उदाहरण मैंने आपको बताया था ट्रेन की गति या किसी खंभे पर चढ़ते हुए व्यक्ति या किसी की गति। दूसरा होता है वृत्ताकार गति। ये भी नाम से ही पता पड़ रही है, वृत्ताकार, यानी जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति वृत्ताकार गति कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार, या फिर कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की, और बहुत सारे उदाहरण हैं कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए कृत्रिम उपग्रहों की। ये सभी वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। तो फिर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं वृत्ताकार पथ पर घूम रही हैं तो उन पर एक फोर्स लग रहा होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। जब तक वस्तु को अपकेंद्रीय बल नहीं मिलेगा तब तक दुनिया में कोई वस्तु वृत्ताकार पथ नहीं कर सकती, क्योंकि अपकेंद्रीय बल होता है वो उसको, जो अपकेंद्रीय बल होता है वो क्या होता है कि उसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, तो वस्तु को एक केंद्र की तरफ खींचे रखता है, जिसे वृत्ताकार मार्ग की करती है। जैसे मैंने बताया मौत के कुएं में, या फिर मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की गति नाभिक के चारों, तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको जो गति मिल रही है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल से प्रदान होती है। मैंने दूसरा उदाहरण दिया था कृत्रिम उपग्रह के अंदर, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा था, तो जो कृत्रिम उपग्रह वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो उस पर जो अपकेंद्रीय बल प्रदान हो रहा है, जो अपकेंद्रीय बल मिल रहा है वो पृथ्वी और उस कृत्रिम उपग्रह के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था उसके कारण